हेलो एवरीवन। आज हम गैर व्यापारिक संस्थान का जो अपन ने लेखांकन का एक क्वेश्चन देखा था, आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम आय व्यय खाता बनाएंगे। तो आपके सामने आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें लिखा है गोल्डन क्रिकेट क्लब भोपाल के निम्नलिखित प्राप्ति और भुगतान खाता से 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। तो आय व्यय खाता बिल्कुल ही आपका लाभ हानि खाते के जैसा बनता है, जिसमें विकलन में आप सारे खर्चे लिखेंगे और समाकलन में सारी आप सोर्स ऑफ इनकम लिखेंगे। बिल्कुल जैसा आपने अभी देखा था इससे पहले प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ खाते के जैसा था, जिसमें हम जो भी पैसा आया वो विकलन में लिख देते थे प्राप्तियां में, और जो भी पैसा गया वो समाकलन में, जैसा इस क्वेश्चन में आपको बना हुआ दिया है। रोकड़ खाते के जैसे प्राप्ति और भुगतान खाते में हमको ये नहीं देखना पड़ता था कि चंदा इस वर्ष से संबंधित है कि पिछले साल से कि नेक्स्ट ईयर से। आपके पास पैसा आया तो आपने लिख दिया। लेकिन आय व्यय खाता बिल्कुल लाभ हानि खाते के जैसा है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी खर्चा या कोई भी कमाई उस वर्ष से संबंधित हो। तो आपको विकलन में सारी प्राप्तियां दे दिए और समाकलन में यहाँ भुगतान साइड में सारे जो भी पेमेंट है वो दिए। इसकी मदद से आपको वर्ष 2023-24 का आय व्यय खाता बनाना है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लेना। अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। ऊपर आपको हेडिंग दे देना है गोल्डन क्रिकेट क्लब का आय एवं व्यय खाता 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। यहाँ पे सारे खर्चे रहेंगे, समाकलन में सारी आपकी इनकम रहेंगी। तो आपको एक एक करके देखते जाना है क्या क्या डिटेल आपको दी है। सबसे पहले आपको दिया है हस्तस्थ रोकड़ और बैंक में रोकड़। तो इनका ओपनिंग बैलेंस आय व्यय से संबंधित नहीं है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगला दिया है आपको चंदा, उसमें 3 वर्ष दिए, 22-23, 23-24 और 24-25। आपको सिर्फ 23-24 वित्तीय वर्ष 23-24 से संबंधित चंदा जो है आपको आय की तरफ लिखना है। तो यहाँ समाकलन में हम लिखेंगे चंदा को, और कौन से वर्ष का आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, 23-24 से संबंधित, जो कि है आपका 2,25,000। अगला आपको दिया है भवन के लिए दान। भवन के लिए दान 60,000 रुपये। ये आय व्यय में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस, एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है। ये ऐसी कमाई नहीं है जो आप कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भवन के लिए दान नहीं आएगा। अगला दिया आपको प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क जो आपको दिया है 23,000 का। तो आप नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे आय में प्रवेश शुल्क को, इसका अमाउंट आपको दिया है 23,000। अगला आपको दिया है आजीवन सदस्यता शुल्क। तो ये पूंजीगत आय है, एक बार किसी ने दे दी तो वो जीवन भर के लिए आपका मेंबर है। ये बार बार होने वाली कमाई नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। अगला दिया है आपको सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश पर ब्याज। ये बार बार आपको ये वाली इनकम होगी, तो ये यहाँ पे आएगा आपका आय की तरफ सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। इसका अमाउंट आप चेक कर लेना, आपको इसका अमाउंट दिया है 18,000। अगला आपको दिया है लॉकर किराया। लॉकर किराया भी बार बार होने वाली आपकी इनकम है, तो ये भी आप कहाँ पे लिखेंगे आपकी आय की तरफ, लॉकर किराया। इसका अमाउंट है 42,000। इसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी आय की तरफ आ सकती है, तो आप इसका टोटल कर देंगे। टोटल आएगा 3,08,000। अब अपन व्यय साइड बनाना शुरू करेंगे भुगतान को देखते हुए। सबसे पहले दिया है छपाई और लेखन प्रणाली। तो यहाँ पे ये बार बार होने वाला खर्चा है, आप इसमें पूंजीगत व्यय लिखेंगे, जो भी बार बार होने वाले खर्चे है। तो छपाई और लेखन प्रणाली एक ऐसा खर्चा जो जब तक बिजनेस करेंगे आपको बार बार ये खर्चे होते रहेंगे। ये कोई वन टाइम वाला एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे अपन इसको व्यय की तरफ लिख देंगे
अगला आपको दिया है प्रकाश, बिजली बिल। ये सारी चीज़ें क्या है, बार बार होने वाले। हर महीने आपके घर भी बिल आता होगा, आप यदि दुकान चलाते होंगे तो वहाँ भी तो ऐसा खर्चा जो बार बार होता है। ये है आपका आयगत व्यय। अगला आपको दिया है दरें और कर। ये भी क्या चीज़ है, जब हर साल बार बार आपको टैक्स देना ही है तो ये भी आपका है आयगत व्यय। इसका अमाउंट है आपका 17,000। अगला आपको दिया है दूरभाष प्रभार, टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस भी जैसे अपन मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, बार बार आपको हर मंथ आपने जैसा भी लिया उस हिसाब से आपको बार बार ये खर्चा करना पड़ता है, वन टाइम वाला एक्सपेंस नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, आयगत व्यय। ये भी अपन यहाँ लिख देंगे। डाक और कोरियर भी आपके आयगत व्यय हैं। तो इसी प्रकार आपको चेक करते जाना है कि जो भी आपके आयगत व्यय हैं वो आपको यहाँ पे विकलन में लिखते जाना है। डाक और कोरियर से अमाउंट चेक कर लेना आप लोग, 2,000 है। अगला दिया है मजदूरी और वेतन। मजदूरी और वेतन ये हर महीने अपन को लेबर्स होंगे, आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको ये पेमेंट करनी है। ये भी अगेन बार बार होने वाला खर्चा है, पूंजीगत व्यय है। ये भी हम विकलन में लिख देंगे। ये भी आपको दिया है अमाउंट, आप उससे देख के करेक्ट अमाउंट ही लिखना। अगला दिया है आपको बीमा प्रव्याजी। बीमा प्रव्याजी इंश्योरेंस प्रीमियम जो अपन पे करते हैं वो अपन को बार बार पे करना रहता है। ये भी आपका आयगत व्यय है। एग्जाम में जब भी आए इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको खुद इसको चेक करते जाना है कौन से ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं वो आपको आय व्यय खाता बनाते टाइम लिखने हैं। अगला दिया है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। ये क्या है, ये पूंजीगत व्यय है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। लास्ट में आपको बैंक में रोकड़ और हस्तस्थ रोकड़ का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नहीं आएंगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ का टोटल आ रहा है 3,08,000 और यदि आप विकलन का टोटल देखेंगे तो देखते ही समझ आ रहा है कि इसका टोटल जो है कुछ कम आएगा। तो यदि आप इसका देखें तो यहाँ पे क्या बच रहा है, अतिरेक बच रहा है, मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हुई है आपके खर्चों की तुलना में। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैं शेष भी लिख दे रही हूँ। तो 3,08,000 की इनकम में आप ये सारे खर्चे माइनस करेंगे तो आपका शेष बचेगा 1,18,400। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका आय और व्यय खाता। थैंक यू वेरी मच।